हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आपका क्लास होने वाला है पीजीटी और लैब स्टैंड का एकदम महत्वपूर्ण क्लास 3, जिसका नाम है एटम यानी कि परमाणु। ठीक है, यानी कि परमाणु के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जितने थ्योरीज होते हैं, आपको सारे यहाँ बताए जाएंगे। और कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो अगले क्लास में बताया जाएगा। अगले क्लास दैट्स मीन पहले ये सब क्लास करा लिया जा रहा है, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का जो है उसको पढ़ाया जाएगा इसी में। ठीक है, तो अभी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है परमाणु का उसको अभी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और मैं इससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग नागपुरी का क्लास नहीं किए हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो, और आपका लैंग्वेज पेपर झारखंड का लैंग्वेज पेपर नागपुरी है, तो यहाँ बेस्ट तैयारी करा दिया गया है नागपुरी का, जो कि नागपुरी लोक साहित्य और नागपुरी लोक संगीत है ना। पूरे बुक का शॉर्ट नोट्स, एकदम बुक पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, एमसीक्यू के साथ आपको यहाँ पढ़ाया गया है। ठीक है, पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है पीजीटी और लैब स्टैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, परमाणु यानी कि परमाणु का जो है, परमाणु का खोज देखिए। पहले तो है कि यहाँ परमाणु के बारे में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये बात कौन 1803 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु के बारे में बोले थे ये सब बात। ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणन होता है। ठीक ना, ये बात आपको एकदम याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन सी कक्षाओं में घूमते हैं। तो जिसका जो होता है कोणीय संवेग h/2π है ना का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि h यहाँ क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। रिडबर्ग का नियतांक का मान क्या होता है, VVI, एकदम लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है 1.097 मल्टीपल 10⁻⁷। ठीक है, रिडबर्ग को R से सूचित किया जाता है। रिडबर्ग को किस चीज से सूचित किया जाता है, तो R से सूचित किया जाता है। रिडबर्ग का मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये सारे आपके VVI इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जा रहे हैं। ठीक है, तो रिडबर्ग का जो है ये मात्रक क्या होता है रिडबर्ग का, तो प्रति मीटर होता है। ठीक ना, रिडबर्ग का मात्रक क्या होता है, प्रति मीटर। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा कितना होता है, तो 13 यानी कि 13.6 यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात पहले बता दूं कि एक आपके लिए छोटा सा कोट्स है, बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए एकदम प्रिपरेशन को तगड़ा रखना है। ठीक ना, एकदम कोई भी लैब स्टैंड का क्वेश्चन आए एकदम गर्दा उड़ा देना है थ्योरीज और फॉर्मूला में। ठीक है, अगर आप एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा क्लास कर रहे हो तो आपका थ्योरीज एंड फार्मूला से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। बस याद रखिएगा, 90 से 95 प्रश्न आपका सही होने ही वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नील्स बोर का परमाणु मॉडल देख लेते हैं। तो नील्स बोर जो है रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के दोषी को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया है। यानी कि नील बोर क्या किया है, रदरफोर्ड के जो नाभिकीय मॉडल है के दोषों को, जो रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के जो दोष निकाले थे वह प्लांक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर कौन किया है, नील्स बोर किए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखने हैं। यहाँ प्लांक कांस्टेंट का मान क्या है, h = 6.6 मल्टीपल 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फिर से h का मान क्या है, नील्स बोर में जो यहाँ है h/2π का मान, तो 6.6 मल्टीपल 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। MBR = देखिए, आपको ये फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरत होगा, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही पूछ देगा। MBR = क्या होता है, तो NH/2π। यहाँ N क्या है, तो ये नंबर है। ठीक है, द्वितीय अभिगृहित किसे कहा जाता है, तो यहाँ देखिए किसे कहा जाता है, किसी भी
अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं क्योंकि उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है। तो द्वितीय अभिगृहित का मतलब यही है। ठीक है, चलिए तृतीय अभिगृहित का मतलब क्या होता है कि जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है और ऊंची कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहती है, फिर वापस आ जाती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि ऊंची कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन जाती है तो वहाँ कितना देर तक वह रुकती है, तो 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकती है। न्यू, ठीक है ना, एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, E2 माइनस E1, और न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई एच। यहाँ जो है न्यू जो है आवृत्ति है। ठीक है, इस आवृत्ति को ही बोर की आवृत्ति प्रतिबंध कहा जाता है। चलिए नील्स बोर के परमाणु मॉडल के दो दोष हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये दोष जो है बहुत ही ज़्यादा, इसका चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 8863884281 पर, या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए नील्स बोर के परमाणु मॉडल के दोष हम लोग जान लेते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये सब मजाक हो रहा है, ये सब सारे से प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। अगर आपको ये सब डिटेल्स पूरा पढ़ने का मौका मिले तो एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। स्पेक्ट्रम यानी कि यहाँ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केवल बताया गया है, ठीक है, और इसी से आएगा प्रश्न। स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या करने में असफल रहा है। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या करने में कौन सा परमाणु मॉडल जो है, मतलब किसने असफल रहा, कौन असफल रहा, तो नील्स बोर असफल रहे थे। ठीक है, और इसके द्वारा जेनॉन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। किसके द्वारा, नील्स बोर के द्वारा। नेक्स्ट चलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इंपॉर्टेंट है। 1911 ईस्वी में परमाणु संख्या का संरचना का अध्ययन और प्रयोग किया था। तो रदरफोर्ड जो परमाणु संरचना का अध्ययन किए थे वह कब किए थे, 1911 ईस्वी में। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10,000वें भाग के बराबर होता है। यानी कि जो नाभिक की त्रिज्या होता है वह परमाणु की त्रिज्या के कितने भाग होता है, 10,000वें भाग के बराबर होता है। तो चलिए अभी हम लोग रदरफोर्ड का प्रयोग के बारे में जानते हैं। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलिनियम नामक एक चीज होता है, ठीक है। पोलिनियम की गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा किरणों को, है ना, कहाँ से निकल रहा है, पोलिनियम की एक गतिज ऊर्जा से, गतिज से निकलने वाली अल्फा किरण को एक सोने के पतले परत पर गिराया था। तो रदरफोर्ड क्या कह पाया था, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या, कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से सीधे चले जाते हैं, यानी कि कुछ सीधे जाते हैं। नोट, इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिक भाग अंदर से खोखला है। अगर पूछे कि परमाणु, किससे पता चलता है कि परमाणु का अधिक भाग जो अंदर वाला है खोखला होता है, तो जब स्वर्ण रेखा जो है अल्फा कण जब स्वर्ण पत्र के सीधे चला जाता है तब पता चलता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या हुआ था, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से न्यून कोण की ओर बनते हैं और कुछ विक्षेपित हो जाते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट से निष्कर्ष क्या निकलता है, परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के भीतर एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि न्यून कोण से कुछ अल्फा कण जो है विक्षेपित होता है। इसका रीजन यह है कि परमाणु के सेंटर में एक धन आवेश उपस्थित रहता है। तीसरा पॉइंट क्या हम लोग पाए थे, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौट आए। यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धन आवेश परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म स्थान पर संकेंद्रित रहता है, इसी को नाभिक कहते हैं। यानी कि नाभिक के उपस्थिति के कारण ही ये अल्फा कण वापस लौटते हैं। चलिए, ये जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या था, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस मॉडल में परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं की गई है। किसमें, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के द्वारा परमाणु के अस्थायित्व का व्याख्या नहीं किया गया है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या, ठीक है,
किसके द्वारा नहीं की गई थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा। या फिर आपसे प्रश्न पूछ दे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां में निम्न में से क्या संबंधित है, ये दोनों आपको दे देते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर उसमें निकालना है। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्या हम लोग को पता चलता है कि काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी चमकीली रेखाएं होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां हम लोग जान लेते हैं। लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी का ये जो है कि 1/λ, ठीक है, इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/L² माइनस 1/n², या इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य जो है लैम्डा है n इक्वल टू 2 के लिए। और यहाँ जो है जो लाइमन श्रेणी के लिए जो है सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य जो होती है 1216 होती है। ये चीज़, ये पॉइंट को आप याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट कौन सा श्रेणी है? और हाँ, सबसे छोटी लाइमन श्रेणी के लिए सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य अनंत के लिए कितना होता है? 912। याद रखिएगा, सबसे बड़ी लाइमन श्रेणी के लिए सबसे बड़ी जो तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा होती है, लैम्डा का जो मान होता है 1216 होता है, और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू 912 होता है। बामर श्रेणी, बामर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ 2² हो जाता है माइनस 1/n² हो जाता है, सेम रहता है। बस आपको ये चीज़ याद रखने हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको कंठस्थ से याद रखने हैं कि बामर श्रेणी के लिए सबसे लंबी और बड़ी, ठीक है, बड़ी जो होती है तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 6563, और छोटी होती है अनंत के लिए 3646। पाश्चन श्रेणी के द्वारा चलिए ये इसमें बड़ी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 18735, जब n इक्वल टू 4 हो तब। अब n इक्वल टू अनंत हो तो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 8196। नेक्स्ट ब्रैकेट श्रेणी के लिए वहीं सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य कितना होती है? 40500, n इक्वल टू 5 के लिए, और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य होती है 14514, n इक्वल टू n, दैट्स द नंबर ऑफ श्रेणियाँ। फुंड श्रेणी में कितना होता है? तो फुंड श्रेणी का जो है आपका फॉर्मूला ये लग जाएगा, और फुंड श्रेणी के लिए आप निकाल सकते हैं n इज इक्वल टू, अगर आपको 4 दे दे 5 दे दे तो आप फुंड श्रेणी का जो है फॉर्मूला से आप इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन आपको मान नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट मान ही याद कर लेना है। यानी कि फुंड श्रेणी के लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का जो मान होता है 74580 होता है, और छोटी तरंग दैर्घ्य जो होता है 22789 होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं डाल्टन के परमाणुविक सिद्धांत। ठीक है, तो डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, क्या चीज? कि डाल्टन ने द्रव्य को विभाज्यता के विचार पर प्रदान किया, जिसे उस समय दार्शनिकता माना गया था। और यही देखिए, डाल्टन ने ही परमाणु नाम दिया था सबसे पहले। ठीक है, कि यह एक क्या है कि एकदम सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, जिसे परमाणु का नाम दिया था। ठीक है ना, डाल्टन का सिद्धांत यह संयोजन के नियम पर आधारित है, कि रासायनिक संयोजन पर के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणुविक सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम युक्ति संगत की व्याख्या की है। तो ये डाल्टन के जो परमाणुविक सिद्धांत का नियम था वो किस पर था? तो ये अनुपात यानी कि व्याख्या किस पर? द्रव्यमान और निश्चित अनुपात के नियम पर सिद्धांत पर था। यहाँ देखिए, सभी द्रव्य चाहे यौगिक हो या मिश्रण या सूक्ष्म कण से बने होते हैं, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। देखिए, डाल्टन के नियम जो वो निष्कर्ष निकाले थे और परमाणु को जो बताए हैं वो चीज़ अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे कि सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उसका विनाश होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग परमाणुओं का अलग अलग रहेगा और अलग अलग रासायनिक गुणधर्म यानी कि उसका गुण भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्णांक अनुपात में संयोग कर यौगिक नियमित करते हैं। यानी कि देखिए, इसका कहने का मतलब है कि बहुत सारे छोटे छोटे अगर कण मिलते हैं तो ये नियमित रूप से मिलते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है,
किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया परमाणुओं की एक पूर्ण व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। आपको परमाणु के बारे में मैं बता दूं कि देखिए, यह परमाणुओं का उपयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के नगरों जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के विश्व युद्ध के दौरान 2 बार यह क्या किया गया था, छोड़ा गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा एकदम विनाशकारी होता है। और यहाँ देखिए, लगभग जो होता है एक परमाणु जो परीक्षण, पहले जो परमाणु का जो परीक्षण किया गया था वह 20,000 टन टीएनटी के समतुल्य ऊर्जा का जारी हुआ था। यानी कि जो प्रथम बार छोड़ा गया था वो 20,000 टन के बराबर था। यानी कि परीक्षण के लगभग 10 मिलियन टन टीएनटी समतुल्य जारी हुआ था, तभी तो उतना बर्बाद हुआ था। ठीक है, तो चलिए और हम लोग परमाणु के बारे में हम लोग जान लें कि परमाणु को जो त्रिज्या है ना वह किस चीज़ में मापी जाती है। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है, याद रखेंगे यह बात। ठीक है, चलिए परमाणु के केंद्र में क्या रहता है, नाभिक रहता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसका घनत्व यानी कि घनत्व किसका, मेरा नहीं, परमाणु में जो नाभिक रहता है ना उसका घनत्व बहुत अधिक होता है। यानी नाभिक का जो व्यास यानी कि व्यास फर्मी में मापते हैं। ठीक है, एक फर्मी बराबर 10 की घात यानी कि 10⁻⁻15 होता है, जो कि नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, जिसको इलेक्ट्रॉन घन यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। ठीक है, यहाँ नाभिक धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन और अनावेशित न्यूट्रॉनों से बना होता है। यानी कि नाभिक में देखिए, ये आपका नाभिक है, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये पॉजिटिव होता है और इसके चारों ओर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव रहता है, तो यही ये बात बताना चाह रहा है। ठीक है ना, यदि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। यानी कि जो यहाँ देखिए कहना चाह रहे हैं कि जो नाभिक है ना, यहाँ उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ये वाला, यानी कि E इज इक्वल टू P, यानी कि दोनों बराबर होता है। ठीक है, तब परमाणु वैद्युतीय दृष्टि से अनावेशित होता है, अन्यथा परमाणु धनावेशित या ऋणावेशित आयन के रूप में होता है। तो दोस्तों ये आपका देखिए लास्ट है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश को विद्युत आवेश होता है जिसका आकार बहुत ही छोटा होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.31, ठीक है, मल्टीपल 10⁻⁻13 किलोग्राम होता है। इन कणों को में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे हल्के होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की खोज जो 19वीं सदी में जो किए थे जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। देखिए प्रोटॉन पर क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है धन आवेश होता है और इसका द्रव्यमान 1.6726 मल्टीपल 10⁻⁻24 ग्राम या फिर 1.6726 योक्टोग्राम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग कितना 1836 गुना होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान उससे 36 गुना होता है, 1836 गुना। एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है ना, यानी कि एक परमाणु है उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है, परमाणु संख्या। और प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था 1919 में, लेकिन इसको बोलते हैं कि गोल्डस्टीन भी इसका खोज किए हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है, जिसका द्रव्यमान होता है 1.6929 मल्टीपल 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1839 गुना होता है यह, यानी कि 1836 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन से, और 1839 न्यूट्रॉन का होता है। किससे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग एक समान होता है, जबकि न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में की गई थी। तो दोस्तों आपका यहाँ लैबस्टैंड का जो है क्लास 3 आपका कंप्लीट हुआ, और क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यह आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका यहाँ 90 से 95 प्रश्न एकदम लड़ने वाले हैं। ठीक है,
90 से 95 प्रश्न आपके लड़ने वाले हैं। तो दोस्तों धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।